हाँ जी भाई, नमस्कार सभी को। तो आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम में बहुत जरूरी होते हैं। ये हर एग्जाम का पार्ट है, हर सिलेबस का ये पार्ट है। और देखो यहाँ लिखा हुआ टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। यदि यानी अगर आप वास्तव में किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर वास्तव में आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीइंग अनएबल टू पे वंस डेट्स। डेट्स इसको डेबिट नहीं बोलते। बीइंग अनएबल टू पे वंस डेट, किसी का लिया हुआ कर्जा चुकाने में असमर्थता, यानी किसी की उधारी चुकाने में असमर्थता। आपने जो कर्जा लिया है उसको चुकाने में जो असमर्थता होती है, नहीं चुका सकता, उसको इनमें से कौन सी टर्म दी जाएगी? पहला है नोटोरियस, दूसरा है फेटलिस्ट, नेक्स्ट है एमेचर, नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। तो देखिए, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, इसका सही जो आंसर है, एक एक को देखें अपन, तो इसका सही आंसर तो है इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया। इंसॉल्वेंट बोले तो दिवालिया, ये होता है दिवालिया। और दिवालिया हम उसी स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति कर्जा चुकाने में असमर्थ हो, जिसको हम बैंकक्रप्ट भी बोलते हैं। बैंकक्रप्ट भी बोलते हैं, इसके लिए इंसॉल्वेंट के लिए दूसरा वर्ड है बैंकक्रप्ट। अच्छा, ये नोटोरियस कहते हैं कुख्यात। कुख्यात का मतलब होता है जो कि एविल डीड्स के लिए जाना जाता हो। पर्सन हु इज नोन फॉर एविल डीड्स, यानी बुरे कामों के लिए जो जाना जाता हो, बुरे काम जो करता हो, उसको कहते हैं हम कुख्यात। अगला है फेटलिस्ट। फेटलिस्ट का मतलब है भाग्यवादी, जो हमेशा भाग्य पर भरोसा रखता हो, यानी किस्मत पर भरोसा रखता हो, उसको कहते हैं हम फेटलिस्ट। और नेक्स्ट है एमेचर। एमेचर का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कमाने के लिए काम नहीं करता, केवल खुशी के लिए करता है। वन हु डज फॉर प्लेजर नॉट फॉर अर्निंग, यानी जो कमाने के लिए, पैसे के लिए काम नहीं करता, केवल हॉबी के लिए करता है, उसको बोलते हैं हम एमेचर। यानी जो हॉबी के लिए, कह सकते हैं खुशी के लिए काम करता हो, कमाना उसका मकसद ना हो, उसको बोलते हैं हम एमेचर। तो क्वेश्चन था बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, किसी का लिया हुआ कर्जा चुकाने की असमर्थता, उसका आंसर हो जाता है इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, वन हु लेंड्स मनी एट एक्सोर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी वह व्यक्ति जो कि ऊंची दर पर, एक्सोर्बिटेंट का मतलब है हाई, यानी ऊंची दर पर जो है पैसे उधार देता हो। वन हु लेंड्स, उधार देता हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो ऊंची दर पर जो पैसे उधार देता है, ब्याजखोर, सूदखोर जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन है यूजर, वेटेरन, पेसिमिस्ट, एपोस्टेट। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है यूजर। यूजर यानी कि जो कि उधार देता है मोटी ब्याज पर, यानी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है पैसे उधार देता है, उसको कहते हैं हम यूजर। वेटेरन तो कहते हैं अनुभवी, यानी जिसे किसी फील्ड का बहुत ज्यादा, यानी लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड, जिसको हम कह सकते हैं लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड। जो लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है वो, उनको हम वेटेरन बोलते हैं, जिसको लंबा अनुभव हो, अनुभवी। पेसिमिस्ट, निराशावादी। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, इसका अपोजिट होता है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। ये है पेसिमिस्ट, यानी निराशावादी। द पर्सन हु ऑलवेज सीज द डार्क साइड ऑफ ए थिंग, जो चीजों की नकारात्मकता के बारे में जो है सिर्फ सोचता हो, नकारात्मक बातें करता हो, उसको कहते हैं हम निराशावादी।
और आशावादी जो चीजों के ब्राइट साइड के बारे में देखता हो, यानी पॉजिटिव सोच रखता हो, उसको कहते हैं हम आशावादी। और एपोस्टेट कहते हैं जिसने अपने धर्म में या अपनी व्यवस्थाओं में जो विश्वास था वो विश्वास उसने त्याग दिया हो। वन हु हैज अबेंडन्ड हिज फेथ इन रिलीजन और इन हिज फेथ, यानी जिसने अपना फेथ त्याग दिया हो, धर्म त्याग दिया हो, हम धर्म त्यागी कह सकते हैं, भरोसा जो जिसमें भी वो करता हो वो उसने त्याग कर दिया हो, उसको बोलते हैं हम एपोस्टेट। तो यूजरर आपका हो गया सूदखोर यानी कि ब्याजखोर। सूदखोर कह दो चाहे ब्याजखोर कह दो, यानी जो मोटे ब्याज दर पर पैसा लोगों को उधार देता हो। और एपोस्टेट यानी विश्वास या धर्म त्यागी, विश्वास या धर्म त्यागी, या जिसने अपना धर्म त्याग कर दिया हो, धर्म त्यागी, उसको बोलते हैं हम एपोस्टेट। तो ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर थर्ड। वन हु डिफेंड्स हिज कंट्रीज फ्रीडम और राइट्स। वह व्यक्ति, वन का मतलब वो कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि अपने देश की स्वतंत्रता, अपने देश के अधिकार, फ्रीडम कहते हैं स्वतंत्रता और राइट्स कहते हैं अधिकार, जो अपने देश की स्वतंत्रता या देश के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ता हो, डिफेंड करता हो, कि अपने देश की आजादी, अपने देश के अधिकार पहले हो, बस उसके पक्ष में रहता हो, उसको हम क्या कहेंगे? अपने देश की स्वतंत्रता बनी रहे, अपने देश के अधिकार बने रहे, इसके लिए जो हमेशा बातें करता हो, उसके लिए हमेशा काम करता हो, उसको इनमें से क्या कहेंगे? पहला है आपका मार्टर, दूसरा है मार्टर, मार्टायर नहीं, मार्टर, दूसरा है आपका पैट्रियट, नेक्स्ट है रिक्लूज और नेक्स्ट है स्टोइक। तो देखिए, जो अपने देश की आजादी और राइट्स को डिफेंड करता हो, उसकी सुरक्षा करता हो, डिफेंड यानी सुरक्षा करता हो, उसको बोलते हैं हम पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, देशभक्त, उसको बोलते हैं हम देशभक्त यानी पैट्रियट। इसी से बना पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति। मार्टर तो कहते हैं भैया शहीद, मार्टर का मतलब शहीद, जिसने अपने विश्वास के लिए या जिसने अपने सिद्धांत के लिए या जिसने अपने देश के लिए अपने आप की बलि दे दी हो। वन हु हैज सैक्रिफाइस्ड वनसेल्फ टू हिज फेथ और टू हिज कंट्री, जो अपने धर्म के लिए, अपने विश्वास के लिए अपनी खुद की जो है बलि दे दे, उसको कहते हैं हम मार्टर यानी कि देशभक्त, सॉरी शहीद। नेक्स्ट है आपका रिक्लूज। रिक्लूज कहते हैं बैरागी, बैरागी यानी सन्यासी आप कह सकते हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि अकेला रहना पसंद करता हो, द पर्सन हु लाइक्स लिविंग अलोन, जो अलोन यानी अकेला रहना पसंद करता हो, उसे हम कहते हैं बैरागी यानी कि रिक्लूज। स्टोइक का मतलब होता है सदाबहार। सदाबहार का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो परेशानी हो चाहे बहुत उसके पास सुख हो, जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता हो। वन हु रिमेन्स इंडिफरेंट इन गुड कंडीशंस और बैड कंडीशंस, जो अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति हो सदैव एक जैसा रहता हो। इंडिफरेंट कहते हैं उदासीन, तटस्थ रहता हो, उदासीन रहता हो, ना सुख में बहुत ज्यादा खुश होता हो, ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी होता हो, नहीं, समान व्यवहार वाला सदाबहार कहेंगे उसको। सम व्यवहार, जो एक जैसा व्यवहार करता हो, उसको हम कहते हैं स्टोइक। तो इसका आंसर हो गया आपका पैट्रियट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, एक व्यक्ति जो बिना सोचे समझे, रेकलेसली बिना सोचे समझे कह सकते हैं कि बड़ी निर्दयता से पैसा जो है खर्च करता हो, बिना सोचे समझे पैसा खर्च करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? तो खर्चीला कहेंगे उसको। बिना सोचे समझे पैसा खर्च करता है, जितना बर्बाद हो रहा है करे, पैसे की जो बर्बादी करता है, उसे हम क्या कहेंगे? एक तरह से
उसका आंसर होता है प्रोडिगल। प्रोडिगल यानी कि खर्चीला। इसके लिए एक वर्ड और होता है एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट उसको भी हम जो है बोलते हैं खर्चीला। ऑर्फन, इसको ऑर्फन नहीं कहते, ऑर्फन तो जो है अनाथ होता है, एक ऐसा बच्चा जिसके माँ और बाप दोनों ही एक्सपायर हो गए हों, यानी ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव बीन या हैव डाइड, जिसके पेरेंट्स जो है की मौत हो गई हो, उसका ऐसा जो बच्चा है अनाथ, उसको बोलते हैं ऑर्फन। नेक्स्ट है स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब है जो व्यक्ति हमेशा हर चीज पर डाउट करता हो, द पर्सन ऑफ डाउट्स, यानी जो संदेह करता हो, उसको कहते हैं हम संदेहवादी। संदेहवादी या शंकालु कह सकते हैं, जो हर चीज में शंका करता हो, शंकालु संदेहवादी, उसको बोलेंगे हम स्केप्टिक। नेक्स्ट है साइनेक्यूअर। साइनेक्यूअर कहते हैं दरअसल हाई पे बट नो वर्क, यानी काम कुछ नहीं करना पड़ता हो और कमाई ज्यादा होती हो, उसे बोलेंगे हम साइनेक्यूअर। काम कुछ नहीं करना हो लेकिन कमाई ज्यादा होती हो, बिना काम के कमाई, उसको बोलते हैं साइनेक्यूअर। कह सकते हैं कि मौज की जो नौकरी होती है उसको कहते हैं साइनेक्यूअर। नो वर्क बट हाई पे, नो वर्क काम कुछ भी नहीं बट हाई पे, हाई पे यानी हम कह सकते हैं कि काम कुछ नहीं करना पड़ता हो और आमदनी जो है बहुत हाई हो, कमाई बहुत हाई हो, उसको बोलते हैं हम साइनेक्यूअर। तो कह सकते हैं मौज की नौकरी, यानी मौज की नौकरी कहते हैं ना, ये तो भैया मौज की नौकरी करते हैं, उसको कहते हैं मौज की नौकरी, साइनेक्यूअर। तो इसका आंसर हो गया प्रोडिगल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेकन बाय फोर्स ऑफ आर्म्स, यानी इनकेपेबल कहते हैं असमर्थ, यानी जिसे हथियारों की ताकत पर, हथियारों के दम पर भी हासिल, इनकेपेबल यानी जिसको हासिल करने की असमर्थता हो, हथियारों के दम पर भी जिसे हासिल करना असमर्थ हो, असमर्थता हो, उसे क्या कहेंगे? यानी हथियारों की ताकत पर भी उसे हासिल करने की असमर्थता हो तो उसको बोलते हैं हम इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल इसका आंसर है ए। दरअसल और ऑप्शन देखें तो इनविंसिबल, इनविंसिबल कहते हैं वन हु या विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता नहीं जा सकता हो, अर्थात अजय, जिसे जीता नहीं जा सकता हो बोले तो अजय, यानी कि इनविंसिबल। इसके बाद कहते हैं इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल का मतलब है टिकाऊ, जो कि आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता हो, विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इजीली, यानी कि टिकाऊ, ये होता है टिकाऊ, यानी जो लंबी समय अवधि तक एक जैसा रहे, कहीं उसमें कह सकते हैं कि जो इजीली डिस्ट्रॉय ना हो, उसको कहेंगे इनवल्नरेबल, यानी कि टिकाऊ। इसके बाद है इनएसेसिबल। इनएसेसिबल का मतलब होता है जिस तक हमारी पहुंच ना हो, आउट ऑफ रीच, यानी जो जहां तक हमारी पहुंच ना हो, जहां तक पहुंचा ना जा सके, यानी पहुंच के बाहर का, पहुंच के बाहर, उसको कहते हैं हम इनएसेसिबल, यानी जहां तक हमारी रीच ना हो, हमारी पहुंच ना हो, उसको बोलेंगे इनएसेसिबल, यानी कि पहुंच के बाहर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? हैविंग नो बिगिनिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टिंग फॉरएवर, यानी जिसके ना तो शुरू का पता न हो ना जिसके अंत का पता हो, अर्थात जो हमेशा जो चीजें रहती हो, यानी हमेशा जो चीज रहती हो, उसको क्या कहते हैं?
तो देखिए मॉर्टल तो बिल्कुल नहीं कहते, मॉर्टल तो होता है नाशवान, सब्जेक्ट टू डेथ, जिसका मरना जरूरी है। मॉर्टल नाशवान होता है, नाशवान, नाशवान होता है जी ये। और फैटल कहते हैं घातक, यानी जो चीज घातक है उसको कहते हैं हम फैटल, घातक। और सिमेट्री होती है जी हमारा, दरअसल कब्रिस्तान कहते हैं जहां की डेड बॉडीज को बेरी किया जाता है, बेरियल किया जाता है, यानी दफनाया जाता है, यानी कि ये कब्रिस्तान होता है। नेक्स्ट है जी आपका इटरनल। यस, इसका आंसर यही है। इटरनल का मतलब होता है शाश्वत, जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, ना उसका शुरू का पता ना उसके अंत का पता, शाश्वत, यानी हर एज में वो जिस चीज की मौजूदगी हो, इटरनल, सर्वकालिक या शाश्वत, यही इसका आंसर है। इसको बोलेंगे हम शाश्वत या सर्वकालिक। तो इसका आंसर हो गया आपका डी, इटरनल। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हर क्वेश्चन पर आपके आ रहा है टेस्ट योरसेल्फ। अगर आप वास्तव में किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में तैयारी करते हैं, बहुत से तो ऐसी तैयारी करते हैं उनका तो सिर्फ फॉर्म फिल करना होता है, बाकी उसके लिए क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या क्या आना है, उससे कोई लेना देना नहीं है, मौज मस्ती बाहर बस। तो मौज मस्ती बाहर तो करो, उसमें नहीं है कोई रुकावट, लेकिन उसके साथ साथ अपने सिलेबस को भी, एक सिलेबस के हर आइटम को स्ट्रिक्टली आपको पढ़ना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण यानी बिना सोचे समझे दिया गया हो, बिना सोचे समझे बोल दिया गया हो, उसको हम क्या कहेंगे? दरअसल बिना समझे, बिना सोचे समझे बोलना, बिना तैयारी के बोलना, ये कहलाता है एक्सटेम्पोर। आंसर है आपका एक्सटेम्पोर। दरअसल मर्सिनरी तो का मतलब होता है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी जो व्यक्ति हमेशा पैसे के पीछे भागता हो, यानी मनी माइंडेड, जो हमेशा पैसे के पीछे भागता हो उसको कहेंगे मर्सिनरी। जो केवल पैसे के लिए काम करता हो, उसको रिश्ते, कायदे, प्रथा, रीति रिवाज का कोई लेना देना नहीं है, उसको पैसे से मतलब है बस, उस स्थिति को कहते हैं हम मर्सिनरी। कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब है किसी दल में भर्ती होना, यानी रिक्रूटमेंट, इसको कहते हैं भर्ती होना, भर्ती होना, यानी रिक्रूट होना, यानी किसी काम के लिए, जैसे आर्मी वगैरह में भर्ती होना। कहीं जरूरी है, कई देशों में अपने देश की आर्मी में सेवा देना बहुत जरूरी होता है, तो वो कॉन्स्क्रिप्शन कहलाता है, भर्ती होना। और मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिखित, तो ये हस्तलिखित होता है भैया, हस्तलिखित, इसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिखित। तो मर्सिनरी जो मनी माइंडेड है, जो पैसे के लिए काम करता है, जो पैसे के लिए कोई भी काम करते, पैसे के पीछे भागने वाला, पैसे के पीछे भागने वाला, उसको कहेंगे हम मर्सिनरी। और तो इसका आंसर आपका हो गया एक्सटेम्पो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ए मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, वह दवा जो कि जहर के विपरीत यानी काम करती है, यानी जो जहर को मारती है। तो जहर को मारने वाली जो दवा होती है, जहर के असर को कम करने वाली जो दवा होती है, बिल्कुल सही है, वो होता है एंटीडोट, यानी जो विष को, विष के प्रभाव को कम करे, उसको कहेंगे हम एंटीडोट। विष के विपरीत काम करने वाली जो दवा है उसको एंटीडोट कहते हैं। जबकि पनेसिया, पनेसिया कहते हैं रामबाण। रामबाण का मतलब क्या होता है भैया? यानी एक क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, यानी सभी रोगों की एक दवा, एक क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, यानी सभी रोगों की एक दवा, पनेसिया, रामबाण कहते हैं इसको। अगला है आपका एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तो दरअसल किसी दवा के प्रतिरोधक होती है,
एंटीबायोटिक्स का मतलब तो प्रतिरोधक हो जाता है। ये जो है जहर के खिलाफ काम नहीं करता, प्रतिरोधक। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति, यानी वनस्पति जगत, वनस्पति जगत। और फोना का मतलब होता है जंतु जगत, जंतु जगत। तो फ्लोरा एंड फोना का कोई लेना देना नहीं होता। दरअसल मेडिसिन जो कि जहर के प्रभाव को काउंटर करती है, यानी उसके खिलाफ काम करती है, कम करती है उसके असर को, उसको बोलते हैं हम एंटीडॉट। आई थिंक समझ में आ रही होगी। जितने भी सोनू मोनू देख रहे हैं, ये क्लास देख रहे होंगे, सभी के फायदे की है। तो बस इसी तरह से आगे बढ़ते चलिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। A vigorous campaign for political, social और religious change। राजनीतिक या सामाजिक या धार्मिक परिवर्तन लाने के लिए, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए या धार्मिक परिवर्तन लाने के लिए, चाहे राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए, जो एक कैंपेन होता है भारी भरकम, जो कैंपेन होता है, एक मुहिम जो चलाई जाती है, कैंपेन कहते हैं मुहिम जो चलाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसके लिए हमारे पास सही वर्ड होता है दरअसल क्रूसेड। और क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। कहते हैं ना भैया, अब तो उसने धर्म युद्ध छेड़ दिया है, अब तो परिवर्तन लाना है लंबे स्तर पर। लंबे स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए जो कैंपेन किया जाता है, उसको जो मुहिम चलाई जाती है, उसको धर्म युद्ध कहते हैं और उसको कहते हैं क्रूसेड। आंसर यही होता है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब तो होता है प्रदर्शन। प्रदर्शन यानी किसी के खिलाफ प्रदर्शन, किसी के खिलाफ प्रदर्शन। आप कहते हो ये हड़ताल प्रदर्शन चलते रहते हैं अपनी मांगों को लेके, वो तो प्रदर्शन होता है, यानी उसको डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम। कालक्रम मतलब घटनाओं को उनके काल के हिसाब से जमाना, तो वो क्रोनोलॉजी होता है, यानी कालक्रम कह सकते हैं हम। कालक्रम, चीजों को समय के हिसाब से समयबद्ध कर, यानी समय के हिसाब से उनको कह सकते हैं कि श्रेणीबद्ध कर देना, समय के हिसाब से जमाना, घटनाओं को क्रम के हिसाब से जमाना। नेक्स्ट है कारवां। कारवां हम कह सकते हैं कि एक लंबी वाहन या लोगों का एक लंबा जो रैली होती है, उसको हम कारवां कह सकते हैं। तो कारवां तो नहीं होता, तो ये विग्रस जो कैंपेन होता है उसको तो हम बोलते हैं आपका क्रूसेड। तो ये कारवां नहीं होता। तो ये गाड़ी घोड़े या जितने भी लोग हैं उनका एक लंबा काफिला कह सकते हो आप हिंदी में। कारवां का मतलब है काफिला, काफिला। तो इसका आंसर हो गया आपका क्रूसेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। जो कि हमेशा न्याय से दूर रहता हो, यानी न्याय से बचता रहता हो, न्याय से भागता रहता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? दरअसल फैनाटिक तो नहीं कहते। फैनाटिक का मतलब तो होता है कट्टर, कट्टर। फैनाटिक का मतलब तो कट्टर होता है, जिस बात पे अड़ गया अड़ गया, जिस विश्वास को वो मानता है, उस अपनी बात पे जो अड़ जाता है तो अड़ ही जाता है, उसको तो कट्टर कहते हैं। फास्टिडियस कहते हैं जिसे समझा पाना बहुत कठिन हो, यानी जिसे समझा पाना बहुत जटिल हो, कठिन हो, जिसे समझा पाना कठिन हो। हार्ड टू, या हम कह सकते हैं हार्ड टू बी प्लेजर, जिसे खुश करना या समझा पाना बहुत कठिन हो। समझा पाना जिसे बहुत ज्यादा कठिन हो, उसको बोल देते हैं हम फास्टिडियस। दरअसल जो कि हमेशा न्याय से भागता हो, उसको बोल देते हैं हम फ्यूजिटिव। आंसर है आपका सी। और ईगोटिस्ट जानते हो आप? ईगोटिस्ट मतलब जो अपने आप पर अहंकारवादी, अहमवादी, जिसके अंदर अहंकार हो, घमंड हो, अहंकारवादी या अहमवादी,
अहम यानी घमंडवाद, यानी जो घमंडी उसको बोल देते हैं हम ईगोटिस्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग। एक जो क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग होती है, उस क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग को हम क्या कहते हैं, ये बात आपसे पूछी गई है। तो जो भी क्लोज्ड मीटिंग होती है उसे हम दरअसल बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन नहीं बोलते। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब है कि जो वर्शिपर्स होते हैं, पूजा करने वाले लोग जो होते हैं, उनका जो समूह होता है, उनकी जो सभा होती है उसको कहते हैं, यानी उपासकों की सभा, उपासना सभा कहते हैं उसको। तो उपासक यानी उपासना करने वाले लोगों की सभा, उपासना करने वालों की सभा, उपासना करने वालों की सभा को बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। यानी जो वर्शिपर्स जो होते हैं उनकी जो सभा होती है उसको कॉन्ग्रीगेशन। बैटरी कहते हैं जो आक्रमण करने वाले जो लोग होते हैं, आक्रामक जो होते हैं, जो आक्रामक दल होता है, आक्रामक दल, आक्रामक दल जो हमेशा आक्रमण करने के लिए हमेशा आगे रहता है, आक्रामक दल जो होता है उसे हम बोलते हैं बैटरी। आक्रामक दल कहते हैं ना भाई, सेना में आक्रामक दल आगे आगे रहता है जो हमेशा आक्रमण करता है, उसको बैटरी बोलते हैं। हेमलेट, हेमलेट कहते हैं गांव से छोटी आबादी का जो क्षेत्र होता है। तो गांव से छोटी क्या होती है, ढाणी। तो ढाणी यानी छोटा गांव कह सकते हैं हम, ढाणी यानी छोटा गांव, छोटा सा गांव, वो बोलते हैं हम हेमलेट। और दरअसल ये होता है, इसको हम बोलते हैं कॉशस। यही होता है दरअसल एक क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग। तो आपका आंसर है ये कॉशस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ए फ्रेज यानी कि एक वाक्यांश, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। ए फ्रेज और फॉर्म ऑफ वर्ड्स या शब्दों का स्वरूप written in memory of a person who has died, यानी किसी मरे हुए व्यक्ति की याद में जो वाक्यांश लिखे जाते हैं उसकी याद में, या जो शब्द लिखे जाते हैं उसकी याद में, उन्हें इनमें से क्या कहते हैं। पहला एलिजी, बिल्कुल नहीं, ये तो शोक गीत होता है, ये तो शोक गीत होता है भैया, या शोकपूर्ण कविता होती है, ये तो नहीं होता। एपिटैफ, यस, इसको कहते हैं हम एपिटैफ, एपिटैफ होता है ये। और एपिटैफ शब्दों का वह संग्रह होता है, या ये ऐसा वाक्यांश होता है जो मरने वाले के लिए उसकी मौत के बाद लिखा जाता है। इसके बाद मोर्चरी है, मोर्चरी वो जगह होती है जहां डेड बॉडीज को रखा जाता है। और इसके बाद है मॉग, और मॉग ऐसा स्थान होता है जहां डेड बॉडीज को उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। तो मोर्चरी और मॉग इन दोनों में से भी नहीं हो सकता। आपका आंसर है एपिटैफ। एपिटैफ बोले तो दरअसल किसी मरे हुए व्यक्ति की याद में जो शब्द लिखे जाते हैं, वाक्यांश जो लिखे जाते हैं, उसी को हम एपिटैफ बोलते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ स्पीच टू वनसेल्फ अलोन, व्यक्ति जो अपने आप को बोलता हो, जो खुद ही खुद बोलता हो, ऐसी जो स्पीच होती है, ऐसा जो उसका बोलना होता है, उसे क्या कहते हैं। दरअसल मोनोलॉग, मोनोलॉग नहीं बोलते। मोनोलॉग में क्या होता है, व्यक्ति अकेला नहीं होता, मोनोलॉग में लिसनर होता है। यानी मोनोलॉग तो एकालाप होता है, चाहे बोलता वो खुद ही है लेकिन लिसनर होता है। और यहां कहा है ए स्पीच टू वनसेल्फ अलोन, यानी जब व्यक्ति अकेला अकेला बोले, उसके साथ उसके पास कोई भी ना हो, अकेला हो, तो उसको मोनोलॉग नहीं कहते, ना ही असाइड कहते हैं। असाइड में भी लोग और लोग होते हैं
उसके स्टेज पर जब वो बोलता है, बट वो उनसे थोड़ा सा अलग हटके साइड बाई जाकर के बोलता है, तो मौजूदगी तो होती है ना, अलोन नहीं है यहाँ। अलोन जो होता है वो दरअसल सॉलिलोक्वी में होता है। तो आंसर है आपका सॉलिलोक्वी, स्वैगत, जिसमें बोलने वाला स्टेज पर यानी स्क्रीन के ऊपर अकेला होता है, कोई लिसनर नहीं होता, वो होता है सॉलिलोक्वी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जो सजीव होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं, या जूलॉजी बोलते हैं, या बॉटनी बोलते हैं, या इकोलॉजी बोलते हैं? दरअसल इसका आंसर है आपका बायोलॉजी। आंसर है बायोलॉजी, क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनकी स्टडी जो की जाती है उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, और उस जीव विज्ञान के ही ये पार्ट है। जूलॉजी ये जंतु विज्ञान हो जाती है, और बॉटनी ये पादप विज्ञान हो जाती है, जहां पादप जगत का जो है अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी तो ये पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसमें दरअसल जितने भी लिविंग बींग्स हैं उसका एनवायरमेंट के साथ जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी की जाती है, वातावरण के साथ जो संबंध है उसकी स्टडी की जाती है, वो होती है इकोलॉजी के अंतर्गत। तो इसका आंसर है आपका बायोलॉजी। आंसर क्या है? बायोलॉजी। चले भाई आगे सोनू मोनू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। वन दैट लिव्स ऑन अदर्स। कोई भी जो दूसरों पर निर्भर होता है, यानी दूसरों पर आश्रित रहता है, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका सॉर्ट, ये आंसर नहीं है। सॉर्ट मतलब बेवड़ा। सॉर्ट का मतलब तो ये होता है जो व्यक्ति हमेशा शराब पिए रहता है, वन हु ऑलवेज रिमेन्स, जो हमेशा शराब पिए रहता है, इन अल्कोहल, जो ऑलवेज अल्कोहलिक ड्रिंक्स में रहता है। तो अल्कोहलिक जो होता है उसको बोलते हैं सॉर्ट, यानी बेवड़ा। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल कहते हैं सदाबहार, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। दरअसल पैरासाइट, यस, पैरासाइट मतलब परजीवी। परजीवी कहते ही उसको है जो अपने जीवन, उसका जिसका जीवन दूसरों पर निर्भर करता हो, यानी जो दूसरों से चलता हो, दूसरों से ही जो है उसका जीवन चलता हो, उसको बोलते हैं परजीवी, और उसका इंग्लिश में वर्ड होता है पैरासाइट। नेक्स्ट है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट कहते हैं द पर्सन हु नोज मोर देन वन लैंग्वेज, जो एक से ज्यादा भाषा जानता हो, लिखना, बोलना, समझना, सुनना, उसको बोल देते हैं हम पॉलीग्लॉट। बहुभाषाई कह सकते हैं आप, इसको बोल देते हैं हम बहुभाषाई, यानी मल्टीलिंगुअल, या उसको मल्टीलिंगुअल बोल देते हैं, ये होता है बहुभाषाई। ये आपका है बहुभाषाई। तो इसका जो आंसर है वन दैट लिव्स ऑन अदर्स, आंसर हो गया आपका पैरासाइट। पैरासाइट यानी सी इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अ केस इन विच द सोड इज केप्ट। या केस का मतलब मामला नहीं है भैया, यहाँ केस का मतलब है वो जगह या वो पात्र। अ केस इन विच, जैसे सूट केस जिसमें हम सामान भरते हैं, यहाँ ए केस इन विच द सोड इज केप्ट, यानी तलवार जो रखा जाता है, तलवार जिस पात्र में रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? दरअसल उसको कहते हैं हम मियान। कहते हैं ना एक म्यान में दो तलवार, तो वो मियान जिसमें तलवार को संभाल के रखा जाता है, और उसके लिए वर्ड होता है हमारे पास ये सेत, सेत कहते हैं। अगला यहाँ ऑप्शन जिसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, मिंट। मिंट का मतलब होता है मुद्रालय, अर्थात जहां पर मनी को कॉइंड किया जाता है, मनी को जो है कॉइंड जो किया जाता है, मुद्रालय वो होता है जहां मुद्रा को जो है ढाला जाता है, वो होता है मिंट। बैरिक, ये बैरिक है, बैरिक कहते हैं छावनी, जहां सैनिक रहते हैं, ये बैरिक यानी कि छावनी। और रिसोर्ट,
रिसोर्ट का मतलब होता है जहां व्यक्ति, ऐसा स्थान जहां व्यक्ति अपना स्वास्थ्य लाभ लेता है। आप कहते हैं ना भैया रिसोर्ट में जा रहे हैं, तो वहां स्वास्थ्य लाभ लेने ही जा रहे हैं, अपने आप को रिकवर करने जा रहे हैं, उसको कह देते हैं हम यहाँ रिसोर्ट। तो आंसर था जिसमें तलवार को रखा जाता है, ऐसे केस को कहते हैं हम यहाँ सेत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 है अकरिंग एट द सेम टाइम। जो कि कोई काम हो रहा है उसी के सेम टाइम पर जो होता हो, यानी कि समकालीन। हम समकालीन तो क्या कहेंगे, नो, यानी जो सेम टाइम पर होता हो उसको कह देते हैं समझात। तो जो सेम टाइम पर होता हो वो होता है सैमल्टेनियस। ये सैमल्टेनियस होता है जो सेम टाइम पर होता हो। कॉन्टेम्परेरी होता है समकालीन, जो एक समय विशेष में किसी चीज के का जो है के साथ उसकी एज दोनों के समय लगभग एक जैसे रहे हो, उसको कह देते हैं समकालीन। क्रॉनिकल, अभी मैंने बताया था क्रॉनिकल घटनाओं को एक सही क्रम में जमाना, क्रमबद्ध करना, ये क्रॉनिकल कहलाता है। और एलिजिबल कहते हैं जिसे पढ़ा नहीं जा सकता हो, हार्ड टू बी रीड, यानी हार्ड टू बी रीड, हार्ड टू बी रीड यानी जिसे पढ़ना, अपठनीय कह सकते हैं, अपठनीय, जिसे पढ़ पाना कठिन हो, अपठनीय। तो हमारा आंसर था अकरिंग एट द सेम टाइम साइमल्टेनियस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। और देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन और प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू आंसर और अंडरस्टैंड। ऐसा कोई प्रश्न या ऐसी कोई समस्या जिसे समझ पाना या जिसका आंसर देना बहुत कठिन हो। तो आप जानते हो ऐसी चीज को क्या कहते हैं, ऐसे प्रश्न को क्या कहते हैं, पहेली। पहेली होती है, और उसके लिए क्या पजल होता है, रिडल होता है, एनिग्मा होता है, ऑल ऑफ दीज। यस, तो ऐसा कोई प्रश्न या ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसको समझ पाना या जिसका जवाब देना कठिन हो, उसके लिए तीनों वर्ड्स हैं, पजल भी होता है, रिडल भी होता है, एनिग्मा भी होता है। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही आपके जो है सही टर्म्स हैं ऐसे क्वेश्चन या ऐसी प्रॉब्लम के लिए जिसको समझ पाना कठिन हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर एज डिस्गाइज, यानी किसी लेखक के द्वारा अपने खुद का जो नाम है, काल्पनिक नाम अपना लेना, यानी रियल नेम अलग है, और अपने काम को अपने नाम से ना देके कोई काल्पनिक नाम खुद के लिए दे देना, तो उसको कहते हैं दरअसल सीडोनिम, यानी खुद के रियल नाम को छिपाना, डिस्गाइज कहते हैं छिपाना, और अपने काम के लिए कोई इमेजिनरी नाम यानी काल्पनिक नाम रख लेना, वो होता है सीडोनिम। इसको सीडोनिम कहते हैं भैया। निकनेम, तो निकनेम का मतलब तो होता है उर्फ, यानी ये उर्फ ये, या हम कहते हैं ना मोहन सिंह उर्फ मोनू, तो मोनू जो है उसका निकनेम है, तो हम उसको उपनाम कह सकते हैं, निकनेम उपनाम कह सकते हैं। और ये सिडोनिम क्या हो गया, काल्पनिक नाम हो गया, काल्पनिक नाम। अच्छा, ये काल्पनिक नाम हो गया, ये उपनाम हो गया। पेट नेम क्या होता है, पेट नेम होता है प्यार का नाम, लाड़ का नाम, यानी लाड़ दुलार का नाम, ये पेट नेम होता है, यानी प्यार का नाम, या बोल सकते हैं घर का नाम, लाड़ प्यार का नाम, लाड़ प्यार का नाम या घर का नाम। तो दरअसल एक राइटर यानी ये जो ऑथर है अपने रियल नेम को छिपा के और कोई इमेजिनरी नाम रख लेता है और अपने वर्क को उस नाम से छापता है, तो वो होता है शेड्यूलिंग। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 है, ए पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स।
वह व्यक्ति जो कि युद्ध के खिलाफ रहता हो, हमेशा हथियारों के प्रयोग के खिलाफ रहता हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हम शांति प्रिय व्यक्ति। जो कि हथियारों के खिलाफ रहता हो, हमेशा मिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ, सैन्य कार्यवाहियों के खिलाफ रहता हो, उसको बोलते हैं हम दरअसल शांति दूत या शांतिवादी। और आंसर होता है आपका पैसिफिस्ट, यानी शांति प्रिय। ये शांति प्रिय होता है, इसका आंसर पैसिफिस्ट होता है। दरअसल फासिस्ट तो कहते हैं तानाशाह, जो कि अपनी मनमर्जी करने वाला, मनमर्जी यानी तानाशाह। हम उसको डिक्टेटर भी कहते हैं, जो मनमर्जी वाला, जो अपनी मर्जी से चलता हो, उसको कह देते हैं हम फासिस्ट। नेक्स्ट है वेटेरन। वेटेरन अभी मैंने कहा था, वेटेरन कहते हैं अनुभवी, जिनको लॉन्ग एक्सपीरियंस हो अपने किसी काम का। और एम्बेसडर आप जानते ही हो, राजदूत, a person who lives in foreign to defend his country, अपने देश के लिए जो विदेशों में रहता हो, दूसरे देशों में रहता हो, अपनी कंट्री को जो डिफेंड करता हो, वहां अपने देश के लिए काम करता हो, उसको एम्बेसडर यानी राजदूत, इनको बोल देते हैं भैया एम्बेसडर यानी कि राजदूत। तो इसका तो जो आंसर है वो है पैसिफिस्ट, जो कि हमेशा शांति का पक्षधर हो, युद्ध और हथियारों के खिलाफ हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। और ये 21 क्या कह रहा है, डायरेक्शन दे रखी है, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थान भरने के लिए एक सही शब्द चुनिए। खाली स्थान भरने के लिए एक सही शब्द चुनिए। तो देखिए हम पढ़ते हैं पहला, one should dash oneself to the new circumstances। new circumstances कहते हैं परिस्थितियां, यानी हर एक को one should dash oneself to the new circumstances। इनमें से एक शब्द सुनना है, adapt, adopt, effect। तो देखिए हर एक को अपने आप को नई परिस्थितियों में ढाल लेना चाहिए, यानी ढाल लेना चाहिए, ढल जाना चाहिए। तो उसके लिए, ढल जाने के लिए हमारे पास वर्ड होता है, दरअसल वो वर्ड है एडेप्ट, यानी अपने आप को ढाल लेना, ढल जाना या ढाल लेना, अपने आप को ढल जाना या अपने आप को परिस्थितियों में ढाल लेना, ढाल लेना। अच्छा, ये जो एडेप्ट होता है, ADEPT, दोनों में देखो यही अंतर, यहाँ ए है यहाँ ई है। ये एडेप्ट कहते हैं स्किल्ड, स्किल्ड कहते हैं निपुण। ये निपुण होता है, ये स्किल्ड होता है किसी काम में निपुण, उसके लिए होता है ADEPT, एडेप्ट। और अडॉप्ट कहते हैं अपना लेना या गोद ले लेना, अपनाना या गोद लेना, गोद लेना, ये हो जाता है आपका अडॉप्ट होता है। और इफेक्ट तो आप जानते ही हो, प्रभाव होता है, यहां कोई लेना देना नहीं है, तो आपका आंसर है ADAPT, आंसर है आपका ए, आंसर आपका ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए, द फर्स्ट डैश ऑफ दिस बुक हैज सोल्ड लाइक हॉट केक्स। ये नॉट नहीं है, पहले तो इसको सही करो, हॉट केक्स है ये, हॉट केक्स, जो गरम गरम केक होता है, जिसको फटाक से लोग ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, हाथों हाथ जो लेने वाली जो चीज होती है, इसको ये हॉट वर्ड है, हॉट केक्स। जैसे हम गरम गरम रोटी हाथों हाथ जाती है ना। द फर्स्ट डैश ऑफ दिस बुक हैज बीन सोल्ड, यहां बीन करो, हैज बीन सोल्ड लाइक हॉट केक्स। तो बुक का, इस बुक का, देखिए एडिशन, एडिशन का मतलब तो जोड़ या अतिरिक्त होता है, जोड़ या अतिरिक्त। अच्छा, यहां जो वर्ड अप्रोप्रिएट हो वो हमें चुनना है, तो ये तो नहीं है एडिशन। ये बुक्स वगैरह के संस्मरण यानी संस्करण, संस्मरण नहीं सॉरी संस्करण होते हैं,
तो ये एडिशन होता है ADITION। एक्सिस का मतलब तो अधिकता होती है और एसिस का मतलब होता है पहुंच, तो यहां इसका आंसर है एडिशन। तो फर्स्ट एडिशन कहते हैं ना, फर्स्ट एडिशन है ये, पहला संस्करण है ये, तो ये संस्करण होता है जिसकी स्पेलिंग है ADITION। तो ये वर्ड यहां पर अप्रोप्रिएट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। डैश मोहिनी एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। यहां से आपको वर्ड पकड़ना है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, यानी एक्सपेक्ट और नन बट। तो देखिए सबसे पहले यहां डैश मोहिनी एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, यानी हर आदमी मीटिंग में प्रेजेंट था सिवाय मोहिनी के। तो यहां वर्ड आपको सिवाय वाला देखना है, जिसका मतलब है सिवाय। तो एक्सेप्ट तो नहीं हो सकता, एक्सेप्ट का मतलब तो स्वीकार करना होता है, और ये एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद, ये तो उम्मीद होता है एक्सपेक्ट, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। दरअसल ये है एक्सेप्ट, EXCEPT एक्सेप्ट, आंसर है इसका सी। अब अगर बात करें नन बट, सिवाय कोई नहीं, तो यहां सिवाय कोई नहीं तो बैठ नहीं सकता, और ना ही ये सेंटेंस में बैठ सकता। नन बट के बाद नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर या प्लूरल कैसा भी आ सकता, लेकिन उसके बाद वर्ब आनी चाहिए, यहां वर्ब आनी चाहिए थी, तो वो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है वहां फिट नहीं बैठ रहा नन बट। आपका आंसर रहेगा सी, यानी EXCEPT। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आई एम फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग डैश आइटम्स, यानी फॉन्ड ऑफ कहते हैं शौकीन, मैं शौकीन हूं संग्रह करने का, डैश आइटम्स, ऐसे आइटम्स है जिनका संग्रह करने का मैं शौकीन हूं, उसके लिए क्या कहेंगे। तो देखिए एंटिक, पहला वाला जो एंटिक होता है ये तो अपरिचित होता, अजनबी होता है, ये तो अजनबी होता, अजनबी आइटम्स या अपरिचित आइटम्स ये तो नहीं हो सकता, यहाँ अजनबी कह दो या अपरिचित कह दो, तो ये तो यहाँ नहीं हो सकता, अजनबी या अपरिचित, अजनबी या अपरिचित तो यहाँ नहीं हो सकता, अपरिचित ये तो नहीं हो सकता यहाँ पर, और एंटिक सीके ये वर्ड नहीं बैठ रहा, दरअसल ये होता है एंटीक, ये एंटीक होता है, यानी कि पुराने आइटम्स कलेक्ट करने का जो है शौकीन हो। आंसर आपका रहेगा ANTIQUE। तो यहाँ ये दरअसल होमोनिम्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड लगभग सेम होती है, बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, अलग होता है, मीनिंग में डिफर करते हैं वो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। इंडियन मिथोलॉजी रिगार्ड्स द मटेरियल वर्ल्ड एज एन। अब आपको इसका जवाब ढूंढना है, इल्यूजन, एल्यूजन, ऐसे ये आपको ध्यान देना है। इंडियन मिथोलॉजी रिगार्ड्स द मटेरियल वर्ल्ड एज एन, तो देखिए इसका है दरअसल आंसर इल्यूजन, यानी जो भारतीय पौराणिक बातें हैं वो इस भौतिक संसार को क्या मानती हैं, इल्यूजन, यानी छोड़ छाड़ के सब जाओ, ये तो एक मृग तृष्णा है, ये तो मोह माया है, इल्यूजन कहते हैं मोह माया, मोह माया। अच्छा, ये जो एल्यूजन होता है ये इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है, यानी कि ये अप्रत्यक्ष दृष्टांत होता है, अप्रत्यक्ष दृष्टांत होता है, यानी किसी बात को समझाने के लिए हम जो दृष्टांत देते हैं वो होता है, दृष्टांत होता है एल्यूजन। और ऐसे ऐसे का मतलब तो जांच करना होता है, ASSAY ऐसे मतलब जांच करना, और ESSAY ऐसे होता है निबंध, तो इसका आंसर हो गया ए, इल्यूजन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एवरी प्लेयर गेव हिज डैश टू द न्यू प्रपोजल, यानी हर खिलाड़ी ने अपना दे दिया न्यू प्रपोजल के लिए।
दरअसल एसेंट, एसेंट, अपोजिट, अपोजिट। तो देखिए अपोजिट तो हो नहीं सकता, ये है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है अपनी सहमति, तो एसेंट मतलब सहमति, तो ये सहमति है भैया। एसेंट बोले तो सहमति। अच्छा, ये जो एसेंट होता है ASCENT, एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई, चढ़ाव। ये तो चढ़ाव होता है, ये चढ़ाव होता है। अच्छा, ये तो चढ़ाव होता है। अपोजिट APPOSITE, अपोजिट कहते हैं योग्य, और ये OPPOSITE अपोजिट कहते हैं उल्टा, विलोम। तो इसका आंसर हो गया आपका एसेंट, ASSENT। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। शी वांट्स टू ज्वाइन नेशनल कैडेट, यानी वह ज्वाइन करना चाहती है नेशनल कैडेट। अब आपको समझना है कि इसका आंसर क्या रहे। तो देखिए नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है, टुकड़ी, तो ये तो होती है सैन्य टुकड़ी। कैडेट यानी टुकड़ी, सैन्य टुकड़ी कह सकते हैं हम। तो ये कॉर्प्स सैन्य टुकड़ी होती है, सैन्य टुकड़ी यानी समूह, या कैडेट समूह, ये भी समूह हो सकता है। और ये कॉर्प्स जो होती है PSE वाली, ये होती है डेड बॉडी। ये डेड बॉडी यानी लाश होती है, तो ये तो ज्वाइन नहीं करना चाहती है ना वो। और COARSE, कोर्स कहते हैं खुरदरा, रफ, इसको हम खुरदरा कहते हैं जो रफ हो। और कैरियर, कैरियर कहते हैं ले जाने वाला। वो कैरियर जो है आपकी CAREER कैरियर होता है, जिसको आप अपने जीवन से जोड़ते हो। ये कैरियर, कैरी से बना है ले जाने वाला, तो यहां इसका आंसर है CORPS, सैन्य टुकड़ी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। He was nominated to the dash of state, यानी उसको चुन लिया गया है राज्य की, नॉमिनेट कहते हैं, सॉरी मनोनीत कर लिया है। नॉमिनेट का मतलब होता है मनोनीत, मनोनीत करना। नॉमिनेट मतलब मनोनयन, मनोनीत होता है, उसको मनोनीत कर दिया है राज्य। अब आपको देखना है इनमें से कौन सा वर्ड सही है। काउंसिल, 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 कैपिटल। दरअसल इसका आंसर है काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है सदन, राज्य सदन के लिए उसे मनोनीत कर दिया गया है, सदन। और ऊपर वाला जो काउंसिल होती है, ये तो सलाह होती है, इसी से वर्ड बना है सलाहकार, काउंसलर। तो ये तो काउंसिल का मतलब सलाह होती है भैया। और ये जो वर्ड्स हैं ये फिट नहीं बैठते। ये कैपिटल, कैपिटल का मतलब तो राजधानी होता है, तो यहाँ ये फिट नहीं बैठ रहा। और मनी भी होता है कैपिटल का मतलब, दोनों ही यहाँ फिट नहीं बैठ रहे। आंसर है आपका काउंसिल, COUNCIL। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द पेशेंट वॉज गिवन ए डैश ऑफ मेडिसिन, यानी पेशेंट को दी गई जो है मेडिसिन की एक, मेडिसिन की एक क्या, ड्रॉट, ड्रॉट, डोज, डोज। ड्रॉट यानी तरल, ड्रॉट मतलब अकाल, सूखा। डोज कहते हैं दवा, और ये डोज, DOZE, डोज कहते हैं पलक झपकना, ऊँघना। ऊँघते रहते ना लोग, कभी नींद में कभी जाग गए, ऊँघते रहते हैं। तो यहाँ मरीज को क्या दी जाएगी, एक डोज दी जाएगी, DOSE, डोज दी जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, और बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्लीन द डैश विद डिटॉल एंड वाटर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप जब क्लास लेते हैं तो बस पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, कोई जोक्स नहीं मारते। तो देखिए ये जोक्स के लिए क्लास नहीं है, ये पढ़ने के लिए क्लास है। अब इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो,
वो एग्जाम आपकी नजदीक है, इसलिए अभी जॉक्स वगैरह को छोड़ दीजिए, क्योंकि जॉक्स पे हम ध्यान देंगे थोड़ी देर के लिए आप खुशी हो जाएंगे, आपके फेफड़े साफ हो जाएंगे, आप अच्छा फील करोगे, बट अब वो समय नहीं रहा है। आप तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना है, और वो भी अपनी पढ़ाई करके। तो क्लीन द डैश विद डिटॉल एंड वाटर, डिटॉल और पानी से साफ कर दीजिए किसको? FLOUR, फ्लोर तो आटा होता है, तो आटे को तो साफ नहीं करेंगे ना डिटॉल और पानी से। दरअसल ये होता है फ्लोर, FLOOR, फ्लोर कहते हैं फर्श। फर्श को आपको साफ करना है डिटॉल और पानी से। तो इस तरह से आपके ये 30 क्वेश्चंस हुए आज की इस क्लास में। प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को देखो। अब अपन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरी तरफ से नमस्कार, ओके, बाय बाय।